नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। एग्जाम फीवर के दौरान प्रधानमंत्री ने आज परीक्षा पे चर्चा करके करोड़ों छात्र छात्राओं को अनुप्राणित किया, उनमें एक नया विश्वास जगाया और एक सकारात्मकता का एक श्रेष्ठ आयाम वाला पहलू भी प्रस्तुत किया। छात्र छात्राएं भी बड़े ऊर्जावान नजर आए और प्रधानमंत्री ने ये बताया मोटे तौर पर कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से दबाव से बचना है, किस तरीके से तनाव से बचना है। और उन्होंने अभिभावकों को और शिक्षकों को भी कुछ नसीहत दी। लेकिन जो ये परीक्षा पे चर्चा का अहम बिंदु था, वो वास्तव में लाखों प्रश्नों को लेकर के तैयार किया गया था। आज हम ये चर्चा करेंगे, क्या वास्तव में छात्र छात्राओं में परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान एक अजीब सी स्थिति होती है, एक अजीब सा चैलेंज होता है। कोई कहता है कैसे जल्दी अपनी तैयारी कर ले, कोई कहता है टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई कहता है नींद बहुत आ रही है, कोई कहता है कि अरे ये पेपर तो हमारा बहुत कठिन है, और कोई कहता है बाद में आकर के कि सब सिलेबस के बाहर आ गया। जैसे ही आज प्रधानमंत्री से एक छात्र ने पूछा कि जब आपकी मीडिया और विपक्ष आलोचना करता है तब आप कैसा महसूस करते हैं और क्या करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने बड़े सहज शब्दों में पहले ये कह दिया कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इससे आपका मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने उसको समझाया भी। आज हम ये चर्चा करेंगे और वास्तव में जो बदलता हुआ स्वरूप है शिक्षा का, उसमें जो परीक्षा के नए नए आयाम आ रहे हैं, प्रोजेक्ट को लेकर के, प्रैक्टिकल को लेकर के, हम तो कहते हैं सबसे ज़्यादा दबाव तो अब यहाँ बन रहा है। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने मोटिवेटर संजू चतुर्वेदी। संजू जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आप अभिनंदनीय हैं। एक लंबे समय से आप छात्र छात्राओं को मोटिवेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि प्रधानमंत्री का जो परीक्षा पे चर्चा हुई और प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी के रूप में हमको मात्र प्रधानमंत्री ही नहीं मिला, हमको एक पूरे देश को समग्र रूप से देखने वाला एक ऐसा व्यक्ति मिला जो देश की सीमा पर खड़े जवान से भी बात करता है, ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ी से भी बात करता है, जब वो टीम हार जाती है उसको भी कंसोल करता है, और जो युवा वर्ग हमारा एग्जाम देने जा रहा है उससे भी बात करता है। तो वास्तव में टोटलिटी में देखा जाए तो इससे अच्छा कदम नहीं हो सकता कि जो विद्यार्थी परीक्षा में जा रहे हैं, टीनेजर बच्चे हैं, वो बड़ा दबाव रहता है उनके ऊपर, परिवार का, समाज का, अध्यापकों का, और सबसे ज्यादा सेल्फ इम्पोज्ड जो प्रेशर रहता है, उससे उबारने के लिए वो जो बातचीत करते हैं, वो जो सलाह देते हैं, वास्तव में मेरी नजर में ये एक अकल्पनीय और अतुलनीय बात है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मोटिवेटर संजू चतुर्वेदी। संजू जी, अभी आपने ही स्वयं कहा ये विभिन्न प्रकार के दबाव होते हैं, और प्रधानमंत्री ने भी इसी चर्चा और कहा कि दबाव मत डालिए, दबाव से दूर रहिए। ये दबाव जो आपने कई प्रकार की बता दिया, आपने कहा माता पिता का, सोशल का, और
तमाम परीक्षाओं का। तो ये जो दबाव हो रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा दबाव क्या होता है और इस दबाव से मुक्ति कैसे मिलती है? देखिए, दबाव जो है जी, सबसे बड़ा दबाव सेल्फ इम्पोज होता है मेरे विचार से। हर बच्चा अपने लिए एक बॉर्डर लाइन तय कर लेता है। अब ये बॉर्डर लाइन उसको तय कौन कराता है? तय कराते हैं उसके पेरेंट्स और जो रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले पड़ोस वाले कि फलाने के बच्चे के इतने नंबर आए, अब तुम्हारे अगर इससे कम आएंगे तो तुम दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हो। मेरे विचार से ये जो भाव है बच्चे के मन में, ये उसको निगेटिविटी की तरफ शिफ्ट करता है। इससे बेहतर हो कि हम उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करें कि आपके पास एग्जाम में 2 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे जो भी टाइम मिलता है उसमें आप अपना बेस्ट करिए और इसके लिए उसको चरणबद्ध तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारियां करानी पड़ेंगी। लेकिन ये बताइए कि आपने भी कहा कि ये दबाव है, तो क्या कुल मिलाकर हम ये माने अपने बच्चों की किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सही बात। अगर तुलना करते हैं तो वहां पर हमारे सामने एक नकारात्मकता का पक्ष प्रबल रूप से प्रस्तुत हो जाता है। तो फिर ये बताइए कि कभी कभी ये भी होता है, तो माता पिता क्या करें, कैसे ये जाने की? क्योंकि हर माता पिता की एक इच्छा होती है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हर माँ बाप की इच्छा होती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, ये सारी अपेक्षाएं होती है। तो अगर ये माता पिता में अपेक्षाएं आती हैं तो कैसे समझे कि हमारा बेटा इस लायक है? क्या इसका भी कोई इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों के पास? जी, अगर आपने IIT JEE क्रैक नहीं किया, जी, नीट का एग्जाम पास नहीं किया, आप IIM में नहीं गए कैट के थ्रू, तो क्या जीवन में पाप हो गया? क्या दुनिया में जितने सफल व्यक्ति हुए हैं वो सब IIT, नीट और IIM करके हुए? वास्तव में पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है डॉक्टर साहब, बजाय बच्चों की काउंसलिंग की। मैं हमेशा जब सेशंस में जाता हूं तो उन पेरेंट्स को भी समझाता हूं कि आप अपनी महत्वाकांक्षा का दबाव अपने बच्चे के ऊपर कभी नहीं डालें। आप जो जीवन में कभी नहीं बन पाए, आप प्रयास करते हैं आपका बच्चा वो बन जाए। प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं का इतना प्रेशर डाल देना कि वो डिप्रेशन की तरफ शिफ्ट हो जाए, इसका ध्यान शायद आपको नहीं रहता। संयुक्त परिवार थे तो बच्चों को संभालने की बड़ी संभावनाएं थी। बाबा, दादी, चाचा, चाची, बुआ सब साथ रहा करते थे और तब कोई भी पिटाई कर देता था बच्चों की, कोई बुरा नहीं मानता था। आज दोनों लोग कमा रहे हैं पेरेंट्स में, बच्चा घर पे अकेला है, मेट के सहारे है, या भाई बहन दोनों अकेले हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। इस चीज पर ज्यादा विचार की जरूरत है। तो ये एक पॉइंट भी आता है कि अगर हमने कोई टारगेट नहीं फिक्स किया या हमने कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो क्या स्वस्फूर्ति सब कुछ मिल जाएगा? कैसे पता लगेगा कि हमारा बेटा जो है अब इस दिशा में, या बेटा ही अपने जीवन को कैसे उस दिशा में ले जाएगा? कौन सी उसके अंतर्गत एक ऐसी चीज होती है जिससे वो दबाव से मुक्त होकर के और जो लक्ष्य है या जो दिशा है और जिस ओर जाना चाहिए उधर चला जाएगा बच्चा? क्या होगा? मैं डॉक्टर साहब इसमें अपना उदाहरण बताता हूं जी। मैं कक्षा 10 में मैंने RK मिशन स्कूल से पास की जी। कक्षा 8 के बाद जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है उसके कुछ लोग आए थे। उन्होंने कक्षा 8 में हम सारे बच्चों का एक एग्जाम लिया था, साइकोलॉजिकल टेस्ट। और उसके बाद उन्होंने हमारे 8th के रिपोर्ट कार्ड के साथ वो शीट हम लोगों को मिली थी जो उसका रिपोर्ट कार्ड था। उसमें उन्होंने बताया था कि इस बच्चे की स्किल क्या है, इस बच्चे की जानकारी कितनी है और ये किस फील्ड में जा सकता है। मेरे ख्याल से हर स्कूल में ये बात ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कंपलसरी कराने चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, जैसा भी आपने बताया, वास्तव में हम लोग सब चीज देख ही नहीं पाते। हम लोग के पास केवल है लड़का है तो उसको इंजीनियर बना दो और लड़की है तो उसको डॉक्टर बना दो।
ये बात संजीव जी, ये बताइए कि आज मैं सुन रहा था कि एक दो बच्चे कह रहे थे कि बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पास बहुत ज़्यादा ढेर सारी किताबें हैं और कोर्स भी है और परीक्षा है, और ऐसे में हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या पहले पढ़ें। मैंने सीधे सीधे था कि हम अपने सब्जेक्ट का मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे तैयारी करें। आपकी क्या राय है? मैं इस विषय पर अपनी कुछ अनुभव से जो मैंने चीजें निकाली वो आपके साथ शेयर करता हूं। जी। हर सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स का होता है जी। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो ज्यादातर बच्चे 5 सब्जेक्ट में पेपर देते हैं, लेकिन वो मेहनत केवल 3 में करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायो। बाकी 2 सब्जेक्ट उसके कमजोर रहते हैं। जरा कल्पना करिए, अपने हाथ में 5 उंगलियां हैं, अगर एक उंगली हमारी बहुत लंबी हो गई तो अपने हाथ की ग्रिप मजबूत नहीं होगी और खराब हो जाएगी। इस समय बच्चों के प्राय स्कूल्स में प्री बोर्ड के पेपर्स खत्म हो चुके हैं। हाँ, हो चुके। इसके बाद अब एनालिसिस की जरूरत है। वो प्री बोर्ड के रिजल्ट्स लीजिए, उसको एनालाइज करिए अपने टीचर के साथ, अपने कोचिंग के टीचर्स के साथ, अपने ट्यूटर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, या जो भी सलाह दे सकता है, बैठकर एनालिसिस करिए कि एरिया ऑफ वीकनेस क्या है आपका, और उस पर काम करने की जरूरत है। एक फॉर्मूला है 8-8-8, 888 फॉर्मूला। 8 घंटे आपका सोना, 8 घंटे आपके पर्सनल काम, स्कूल, कॉलेज, और 8 घंटे आपकी स्टडी। इसी पर आप शामिल रहिए। स्कूल कॉलेज भी अब कम लग रहे होंगे आपके, सोने से कंप्रोमाइज ना करिए। 7 घंटे की डीप स्लीप लीजिए। अगर आप दोपहर में पावर नैप ले सके, सीखिए इसका अभ्यास। दोपहर में 10-15 मिनट की झपकी, तो मैं मानता हूं किसी भी गहरी नींद से ज्यादा आपको फ्रेश करेगी। प्रयास ये करिए कि प्रतिदिन हर सब्जेक्ट आपका अब टच हो टिल एग्जाम। अगर प्रतिदिन आप हर सब्जेक्ट अपना टच करते हैं, टाइम का मैनेजमेंट चेंज हो सकता है। कोई सब्जेक्ट आप 2 घंटे पढ़ें तो कोई 1 घंटा पढ़ें, लेकिन पर डे उसमें ये कहा जाता है जो आपको कठिन लगे उसको आप सबसे पहले पढ़िए। Yes. फिर उससे कम, फिर उससे कम, और उसको ज्यादा समय दीजिए। मैं इसको दूसरे तरीके से भी कहता हूं डॉक्टर साहब, कि जैसे आप फिजिक्स कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसके बाद आप 1 घंटे बाद अपनी सीट छोड़ दीजिए जहां पढ़ रहे हैं। 1 गिलास पानी पीजिए, बालकनी चले जाइए, घर में कोई छोटा बच्चा हो 10 मिनट उससे खेल लीजिए, कुछ अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए, देख नहीं लीजिए, सुन लीजिए आंख बंद करके। उसके बाद जब आप अपनी सीट पर आएंगे, अपनी टेबल चेयर पर आएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने अंदर दोबारा रिचार्ज हो जाएंगे आप। लेकिन फिजिक्स के बाद आप केमिस्ट्री पढ़ना ना शुरू करिए। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, जो आप में न्यूमेरिकल पोर्शन पे जो कंसंट्रेट ना करें। इसके बाद फिर 1 घंटे बाद आप सीट छोड़िए। 1 घंटे से ज्यादा सीट पर बैठकर ना पढ़िए। कई बार आपने देखा होगा, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं, कि आप 2 घंटे 3 घंटे से न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स के या केमिस्ट्री के वॉल्यूमेट्रिक टाइप के सम्स लगा रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ समझ में आना बंद हो जाता है। कारण क्या? कारण यह कि आपका दिमाग थक गया है। इंग्लिश में एक शब्द है फटीग। वो दिमाग फटीग से ग्रस्त हो गया है आपका, तो तभी रिजुविनेट होगा जब आप उसको थोड़ा टाइम देंगे। और बच्चे घर के छोटे खेलने वाले पेट्स हो आपके घर में, कोई तोता, बिल्ली, कुत्ता पला हो, उससे खेल लीजिए 10 मिनट, मजा आ जाएगा आपको। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट का मैनेजमेंट करिए। अब आपको प्रतिदिन हर सब्जेक्ट टच करना है। टाइम आपके हिसाब से हो सकता है। जैसे भी आप कह रहे थे 8 घंटे स्टडी और आधा घंटे 8 घंटे सोना, जैसे आपने कहा, और 8 घंटे अदर काम, तो इसका मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बहुत चर्चा होती है। जी जी। कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। हालांकि आज प्रधानमंत्री जी ने माँ के
कार्यों को बहुत बताते अच्छी हुए तरह कहा कि एक माँ है कि किस तरीके से अपने टाइम का मैनेजमेंट करती है कि जब आप आए तो आपके लिए पूरा तैयारी है, खाना भी आपके लिए है, शाम को नाश्ता भी है, खाली समय में कुछ और काम करने टाइम। हालांकि उन्होंने एक माँ का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। आपके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति के जीवन में, जी केवल स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं सर, हाँ, जिस व्यक्ति के जीवन में टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं वो बंदा जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। सबके पास भगवान ने 24 घंटे दिए और उसी 24 घंटे में उसको इस जीवन का पूरा कार्यक्रम करना है। चाहे तो वो सो के कर ले, चाहे आलस में कर ले, चाहे इधर उधर बैठ के कर ले, चाहे अपना उद्देश्य जीवन का पूर्ण कर ले। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए जो बच्चों के लिए दिक्कत आती है वो आती है सवेरे जल्दी जगने की। हम लोग जिस पीढ़ी के हैं, हम लोग सवेरे 5 बजे उठकर पढ़ने वाले रहे, 4 बजे उठकर पढ़ने वाले रहे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है ये सब लेट नाइट स्टडी वाली है। हो सकता है ये जनरेशन का चेंज है और हमको इस पर कोई ज्यादा विरोध करना भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, उसके अपने इश्यूज होते हैं लेट नाइट पढ़ने के। तो अभी बच्चों को मैं सलाह देता हूं कि जो भी उनका रूटीन है, लेट नाइट स्टडी का है या सवेरे जल्दी उठ के पढ़ने का है, वो अपना बरकरार रखें। जो कठिन सब्जेक्ट आपको लगे वो आप 2 घंटे कम से कम पढ़िए, और जो सरल सब्जेक्ट लगे आपको, जो भी आपके सरल हो सकते हैं, किसी को बायोलॉजी बहुत सरल लग सकती है, किसी के लिए केमिस्ट्री फेवरेट हो सकती है, वो कम से कम 1 घंटे डेली जरूर पढ़े। वो टाइम मैनेजमेंट, टाइम की वेस्टेज रोकने का भी एक तरीका है। कोई आपका मित्र आ गया, अब आप उससे घर में तो आधा घंटा बात किए और गेट पे खड़े होकर 1 घंटा बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं वो अपना टाइम यूटिलाइज करने आया है। जो रिक्रिएशन का टाइम मैंने बताया है वो रिक्रिएट करने आया है अपने को, आपको डिस्टर्ब करके चला गया, आपका वो पढ़ने का टाइम था। इन चीजों पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। माने टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट तो जीवन भर होना चाहिए। जैसा आपने कहा, कोई ये परीक्षा के लिए ही कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज एक भी होती परीक्षा में नींद को लेकर के। हालांकि आपने कहा कि 7 घंटे सोना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे देर रात को पढ़ते हैं, फिर सवेरे 7 बजे से पेपर है या 8 बजे से पेपर है, तुरंत पेपर को भागते हैं, पूरी नींद नहीं हो पाती है। फिर लगता है कि जब वो टेबल पे बैठते हैं तो अलसाए रहते हैं। हालांकि इतना बड़ा दबाव रहता है कि वो चेतना जागृत रहती है, लेकिन वो स्फूर्ति नहीं आ पाती है जो कलम चलानी चाहिए, जिस तरीके से काम करना चाहिए। क्या सुझाव है आपका? सर्दी का मौसम और रजाई जी, और जब बच्चा रजाई में या ब्लैंकेट में पढ़ता है तो धीरे धीरे तो वो रजाई यहाँ तक रहती है, कॉपी किताबें उसके ऊपर रहती है। लेकिन जब खाना खा के रात में बैठा, सर्दी लगी, तो वो रजाई के अंदर होता जाता है, कॉपी किताबें कुछ देर बाद बिस्तर के नीचे पाई जाती हैं। प्रायः घरों की ये घटनाएं हैं जो रात में मम्मी पापा उठाकर कॉपी किताबें उसकी किनारे रखते हैं। मैं अपने परीक्षा देने वाले युवा दोस्तों से एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। वो प्रॉमिस ये है कि वो सूर्यास्त तक मैक्सिमम 7 बजे तक अपना डिनर कर ले। जैसे आपने सुना होगा जो जैन समाज के अपने बंधु हैं, ये सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। वो एग्जाम तक जैन बन जाएं, उनकी जीवन शैली अपना लें। 7 बजे तक अगर आप खाना खा लेते हैं, फुल लोड लीजिए, तो जो खाना खाने के 1 घंटे बाद तक जो नींद का झोंका आता है, जिसको हमारी देहाती भाषा में कहा जाता है अन्न का सन्न, तो वो जो झोंका आएगा नींद का, वो आपका निकल जाएगा। क्योंकि 8 बजे तो आप सोओगे नहीं। 7 बजे आप खाना खाइए और 8 बजे तक अपना घर में लोगों से बातचीत, टीवी देखना, न्यूज देखना, म्यूजिक सुनना, या वो तैयारी करना कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है, ये आप तैयार करिए। उसके बाद जब आप 8 बजे बैठेंगे तो आप लेट नाइट स्टडी चाहे जितनी करें, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन इसका दूसरा रिपरकशन भी आता है। कई हमारे पूर्व छात्र हैं जो कहते थे कि सर
जब 7 बजे खाना खा लेते हैं तो 11-12 बजे फिर भूख लगती है। भूख लगती है, हाँ। अब देखिए यहां पर आपके संयम की प्रतीक्षा है। आप भूख लगी, आप उठे, किचन में गए और 2 मिनट वाली मैगी बना ली आपने। ये काम ना करिए। या ब्रेड सेक के खा ली। मैदा का आइटम अवॉइड करिए। थोड़ा मम्मी को परेशान करिए, बढ़िया गाजर आ रही है आजकल, उनसे कुछ हलवा बनवा लीजिए, कुछ बढ़िया लड्डू बनवा लीजिए। मठरी का मन हो तो कुछ मठरी बनवा सकते हैं। चाय कॉफी की मैं तो सलाह नहीं देता हूं, लेकिन अगर आपका काम नहीं चले तो कुछ चाय कॉफी लिमिटेड मात्रा में पी सकते हैं। और उस समय आप 2 लड्डू 4 लड्डू खा के अगर पानी पी लेंगे तो फिर आपको 2-3 घंटे की एनर्जी वो दे देगा। एक बात का और ध्यान रखिए कि जब पढ़ने बैठे रात में तो अपने पास एक पानी का जग या बोतल जरूर रखें, क्योंकि आप लेट नाइट स्टडी करेंगे तो एसिडिटी बढ़ने की संभावना रहती है। तो धीरे धीरे सिप करके पानी पीते जाएं। उससे एक अच्छा काम यह भी होगा कि आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा कुछ देर बाद, जिससे आपकी नींद भी पर्याप्त भाग जाया करेगी। आप गए अपने हाथ मुंह धोए तो आपकी नींद भी भाग गई। तो नींद का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो आप बात बता रहे हैं, ये परीक्षा की तैयारी के लिए आप संदेश दे रहे हैं या यही प्रक्रिया व्यक्ति को परीक्षा के दौरान भी करनी चाहिए क्या, या उसमें कुछ जब परीक्षाएं शुरू हो जाए, परीक्षा आज हिंदी का पेपर है, कल अंग्रेजी का पेपर है, परसों, तो ये जो परीक्षा होती है उस दौरान भी कोई विशेष चेंजेस करना चाहिए? देखिए परीक्षा के 2 दिन पहले से जी कहते हैं ना रेड अलर्ट हो जाता है। तो ये रेड अलर्ट की स्थिति आती है। सामान्यतः जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उसमें 2-2, 3-3, 4-4 दिन का गैप रहता है। तो मैं इस समय जो चर्चा करूंगा आपको वो एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले की है। आपको लग रहा है कि आप आज मान लिया 11 तारीख है जी, और 15 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, तो अब 11 और 12 के बाद से और कोई विषय पढ़ना बंद कर दीजिए। बहुत जरूरत लगे आप तो घंटे भर कोई सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ज्यादा चेंज ना करिए उसमें। आप बेहतरीन तरीके से उसी सब्जेक्ट का लिख कर अभ्यास करिए। अगर आप लिख कर अभ्यास करेंगे, देखिए परीक्षा का डर परीक्षा से ज्यादा बड़ा होता है। अब मैंने भी जैसा बताया कि आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, आप उसको एनालाइज करिए। बाजार में तमाम प्रकार के आपके बोर्ड के सैंपल पेपर्स होंगे। बोर्ड की वेबसाइट में भी हर बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर्स डाल दिए। आप उसको समय लेकर हल करिए। थोड़ा एग्जाम का माहौल घर में क्रिएट करिए। आप टेबल चेयर पे बैठिए, अपने छोटे बड़े भाई बहन से करिए कि ये 1.5 घंटे का पेपर है और इस 1.5 घंटे बाद ये पेपर हमसे तुमको छीन लेना है। वो स्टॉप वॉच लगा के बैठेगा, आपके आसपास चक्कर भी लगाएगा। आपको पानी की जरूरत पड़ेगी तो आपको टेबल पर पानी भी ला के देगा। आप 1.5 घंटे में उस पेपर को हल करिए। वो ले ले, उसको स्टेपल कर ले, उसको लिफाफे में डालिए और अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास जाइए। वो स्कूल के भी हो सकते हैं, आपके कॉलेज के भी हो सकते हैं, आपके ट्यूशन के भी टीचर्स हो सकते हैं, आपके कोचिंग के भी सर हो सकते हैं। जाइए उनसे चेक कराइए कि हमारी क्या गलतियां रही, उन पे हम कैसे लिखें और कैसे बेहतर अपने को बनाएं। ये काम करिए। ये काम आपने भी परीक्षा का डर बताया। ये परीक्षा का डर तो आम लोगों में बहुत प्रबल रूप में रहता है। इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए? परीक्षा का डर परीक्षा को देने से जाएगा। और परीक्षा का देने का माहौल आपको प्री बोर्ड में मिला, उसके बाद आप इस तरीके से जो मैंने व्यवस्था बताई है, इस तरीके से आप हर विषय के 2-2, 4-4 पेपर हर कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो डर आपसे डरेगा और वो परीक्षा आपको मजाक लगने लगेगी, खेल लगने लगेगी। अच्छा, जैसे कभी कभी ये होता है किसी विद्यार्थी के लिए, कहना आज हिंदी का है, अरे ठीक है, कहना आज अंग्रेजी का है, हाँ हो जाएगा, लेकिन कहे अरे आज तो मैथमेटिक्स का है, एक दिमाग में सवार हो गया है और ये तो बड़ा मुश्किल है, और एक तरीके विशेष रूप से तनाव सा आ जाता है विद्यार्थियों के ऊपर। और
मम्मी हम कैसे ये हल करेंगे और क्या, पर एक विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती। क्या सुझाव है आपका ऐसे लोगों को? परीक्षा देना ये साल भर का जो आपका परिश्रम है, ये उसका परिणाम है। अगर साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा, हाँ भाई ये जरा, हाँ ये साल भर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्राय स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, पढ़ते हैं, उनको पढ़ने का सही तरीका नहीं मालूम होता है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक चीज कही ना अपने भाषण में कि वर्क हार्डली कि वर्क स्मार्टली। स्मार्टली तो स्मार्ट तरीके से पढ़िए। हाँ ठीक बात है। आपकी हर सिलेबस में किताब के जो पहला पन्ना रहता है उसमें सिलेबस प्रिंट रहता है, उसमें लिखा रहता है कि ये चैप्टर या ये यूनिट कितने मार्क्स की आने वाली। अब जो 100 नंबर का पेपर है आपका, उसमें 3 मार्क्स की एक यूनिट कोई लगी हुई है और आप अपना 80% समय उस 3 नंबर में दे रहे हो, तो अधिकतम उस चैप्टर से आप 3 ही नंबर के तो सवाल कर पाओगे। इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। एक फिर देहाती कहावत कहता हूं, जैस देवता तैस चढ़ावा। कि जैसे देवता हैं, 3 नंबर के देवता हैं तो उतना चढ़ावा चढ़ाइए, 10 नंबर के देवता हैं तो उनको उतना समय दीजिए। और अगर इस हिसाब से पढ़ा आपने तो आपके पास नंबर टेकिंग एबिलिटी जो है, जो टीचर से नंबर खींचने की पावर है, वो आपको मिल जाएगी। और देखिए, टीचर जब कॉपी जांचने बैठता है तो आप उसको पका पकाया मामला दें, कॉपी बड़ी सुंदर लिखे। कहते हैं जो पहला पेज होता है वो मिरर होता है, आपके चेहरे का मिरर है वो। उस कॉपी में आपकी पुरानी मार्कशीट नहीं लगी है कि बच्चा कैसा है, क्योंकि कॉपी आपके स्कूल में तो प्रिंट छप नहीं हो, चेक नहीं हो रही है। आपकी कॉलेज की परफॉर्मेंस नहीं लगी, आपके कॉलेज की रिकमेंडेशन नहीं लगी है। जो भी फिगर बनाए वो पेंसिल से बनाए, उसमें लेबलिंग भी पेंसिल से करें। जो क्वेश्चन नंबर लिखे वो बिल्कुल बीच में लिखें। आपने कोने में क्वेश्चन नंबर लिख दिया, उसके बाद मार्जिन खींच के उसको स्टेपल कर दिया या टैगिंग कर दिया, क्वेश्चन नंबर ही नहीं समझ में आ रहा है, वो भी स्टेपलर हो गया। टीचर को फाड़ फाड़ के देखना पड़ रहा है कि 3rd A है कि 6th B है। ये सारे क्वेश्चंस एक जगह करें। जैसे 3rd का आपने पार्ट उठाया तो 3rd A खत्म हो गया, उसके बाद 2 लाइन छोड़ के लाइन खींचिए, नीचे लिखिए 3rd B, उसको करिए, फिर C, इस तरीके से करिए। जो भी क्वेश्चन उठाए उसको पूरा हल करें वहीं पर। टीचर को अगर आपने कष्ट दिया तो दोस्तों वो भरपाई आपसे करेगा ये बात, और आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये बड़ी व्यवहारिक बात आपने की। जितना साफ सुथरा काम होगा उतना ही अच्छा काम होगा। बढ़िया स्केच पेन आपके यहाँ, ब्लू, ब्लैक, जो भी स्केच पेन अलाउ हो, उससे हेडिंग डालिए और ब्लू पेन से लिखना शुरू करिए। कम से कम पहले कुछ पन्ने बड़े सुंदर होने चाहिए, आखिरी में राइटिंग घसीटा हो जाती है, सबको मालूम है। जो टीचर कॉपी जांच रहा है वो भी इसी पद्धति से पढ़कर पास हुआ है। लेकिन साफ सुथरा पहले ही पन्ने पे स्याही छिड़की है, कटिंग बिटिंग है, अवॉइड करिए इसको। अगर बहुत आवश्यक लगे आपको, कोई शब्द गलत हो गया तो उसको केवल एक लाइन खींचकर काटिए, उसमें ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नजर फिर टीचर की उसी ड्राइंग पर जाती है कि क्या कटा है, उसी को देखने का प्रयास करता है वो। दूसरा एक ये भी है कि परीक्षा के दौरान एक विशेष प्रकार का तनाव रहता है, और हालांकि जीवन में तनाव बहुत रहते हैं, हर पल रहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि भाई तनाव से दूर होइए। अगर आपकी गाड़ी छूट गई है तनाव मत पालिए, सोचिए दूसरी तो गाड़ी आएगी, काम चलेगा। मेरा ये जो परीक्षा के दौरान, इसमें भी कई प्रकार का तनाव होता है। एक तनाव विद्यार्थी का, दूसरा तनाव उनकी माता जी का, उनके पिताजी का, रे तो पढ़े नहीं है, इसको पटाई कर देगा कल जा करके, और देखा अब घंटा भर पढ़ रहा है, अगर रोज पढ़ता रहता तो ऐसा। ये जो इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, वो भी तो विद्यार्थी को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, एग्जाम के दौरान या एग्जाम से पहले, मतलब अब से जो समय है या
इसको हर स्टूडेंट को अपनी डेली लाइफ में लाना, डेली रूटीन में लाना चाहिए। वो है कि डू सम फिजिकल एक्टिविटी। आज हम मोबाइल के और इंटरनेट के दौर में घर से बाहर निकलना बंद कर दिए हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे माता पिता को यही शिकायत रहती थी कि बच्चा बाहर बहुत खेलता है, पार्क में जाता है। आज भी माता पिता को यही शिकायत है, लेकिन शिकायत उल्टी हो गई है, बिल्कुल रिवर्स हो गई है कि मेरा बच्चा बाहर तो जाता ही नहीं। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो बेटर होगा, जो आपको चीजों को समझने की ज्यादा स्किल डेवलप कराएगा। आपको जल्दी याद होगा। आप घर में उठिए, जितने बजे भी आप उठते हैं, कुछ प्राणायाम करिए, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, हो सके तो सूर्य नमस्कार करिए। और ये कोई घंटे 2 घंटे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10, 15, 20 मिनट भी इसको कर लेंगे, अगर मेडिटेशन कर सके तो मेडिटेशन करिए। आप देखिएगा कि आपकी जो स्किल पावर है, समझने की जो क्षमताएं हैं, ये 1.5 गुना बढ़ जाएंगी। ये तो मैनेजमेंट हुआ एग्जाम के पहले का। अब रिजल्ट का मैनेजमेंट आपको बताता हूं। उसके लिए माता पिता के सहयोग की भी आवश्यकता है। आपने जो भी सोसाइटियल प्रेशर की बात की, कि माता पिता के पास भी एक जिम्मेदारी है। कोई भी एग्जाम उस बच्चे का आखिरी एग्जाम नहीं है। उसको क्षण प्रतिक्षण नए नए परीक्षाएं देनी है। हो सकता है उसका ये पेपर किसी ना किसी कारण से खराब हो गया हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि अगला पेपर भी खराब होगा उसका। मान लिया मैथमेटिक्स का एक पेपर खराब हो गया उसका, लौट के वो आता है, उसका चेहरा डाउन है, तो यहां माता पिता का रोल आता है, उसके टीचर्स का, उसके जो भी सराउंडिंग में हैं लोग, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, उनका है कि उसको उसका मॉरल बूस्ट करें कि ठीक है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। मेरे पिताजी एक अपने घटना बताया करते थे कि जब वो पढ़ते थे तो जब पेपर देकर निकलते थे तो गेट पर सारे पेपर जमा कर लिए जाते थे, और वो पेपर दिए जाते थे आखिरी पेपर वाले दिन। महीने भर पेपर चले तो उनका रोल नंबर लिखा, और रोल नंबर के हिसाब से गड्डी बनती जाती थी, और आखिरी दिन उनको सारे पेपर दे दिए जाते थे। कभी भी लौट कर या अपने क्लास के बाहर, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पेपर डिस्कस ना करें, क्योंकि जो फ्रेंड आपको बता रहा है कि इसका आंसर तो 3.2 आ रहा था, उसी का आंसर गलत है। आपका 4.6 आया, यही सही आंसर है, और आप 3.2 के चक्कर में अपना दिमाग खराब कर रहे हो। उस पेपर को बंद करके रख दें। अब चूंकि जमा करने की पद्धति नहीं है अपने यहाँ, अपनी ड्रॉज में डाल दें, और जिस दिन सारे पेपर आपके हो जाएं उस दिन खूब महीने 2 महीना वही करिए, खूब नंबर निकालिए उसमें, क्योंकि उसमें अगला पेपर खराब होने का आपका कोई भी स्थिति समाप्त हो जाएगी। रिजल्ट अगर आपका 19-20 आता है तो कभी परेशान ना हो, बड़ा आसमान आपका इंतजार कर रहा है। एक आपने और अच्छी बात कही अभी कि एक बदलाव आया है, और वो बदलाव ये आया कि आपने कहा कि हम लोग थे बाहर रहते थे, आज ये अंदर रह रहे हैं। ये क्या संकेत आप दे रहे हैं? ये अंदर रहने का क्या मतलब है? क्या हम इसको डिजिटल एडिक्शन से माने? 100% सर। आजकल का युवा, इस युवा में आप कक्षा 6 के ऊपर के बच्चे आजकल साले ले सकते हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं भी था। कोविड काल में ऑनलाइन क्लासेस चली, उनके माता पिता ने चाहे लोन लेकर चाहे EMI लेकर उनको मोबाइल प्रोवाइड कराया है। लेकिन ये देखना पेरेंट्स का काम है कि बच्चा उससे पढ़ रहा है, कि उसमें मोबाइल गेम खेल रहा है, कि कोई वेब सीरीज देख रहा है। और ये एडिक्शन इतना बड़ा हो गया है कि आप देखिए, मैं भी अपना चश्मा बनवाने एक दुकान पे गया, तो वहाँ एक जरा सी बिटिया 3rd या 4th में होगी, वो आई अपने पेरेंट्स के साथ। उसकी आंख में जो चश्मा लगा था वो कोविड काल की देन थी। ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों की आंखें बहुत सॉफ्ट होती हैं, देखना और मोबाइल को आंखों के पास लाके देखना, क्योंकि वो कार्टून देखना, उसमें तमाम प्रकार के गेम खेलना, और उस बिटिया की आंख में पावर चढ़ गई।
तो मुझको लगा ये कोविड का कितना खराब रिपरकशन हमारे बच्चों पर आया है। और कोविड काल में दो चीजें और हुई हैं। बच्चों ने याद करना छोड़ दिया है। अभी पेपर में स्टडी आई थी कि बच्चे पढ़ना भूल गए, टेबल्स, और स्कूल जाने की उनकी मानसिकता कम हो गई है। हमेशा एक चीज याद रखिए कि कोचिंग, चाहे जितनी बेहतरीन कोचिंग आप पढ़ते हो, वो कभी कॉलेज का विकल्प नहीं हो सकती है, वो कभी स्कूल का विकल्प नहीं हो सकती है। एक कॉलेज या स्कूल केवल पढ़ाता ही नहीं है आपको, आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करता है, आपके दृष्टिकोण को वाइडन करता है, दुनिया को कैसे देखना है, समझना है, ये बताता है। ये जो बच्चे में आदत आ गई है कि वो कॉलेज बंक करेंगे, जाएंगे नहीं, क्योंकि कोचिंग का उनके यहाँ सपोर्ट सिस्टम पेरेंट्स ने दे दिया है, इस पर कभी भरोसा ना करें। कॉलेज जाएं, कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, कॉलेज में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा एक ये भी है कि कहीं ना कहीं लुके छिपे पढ़ाई के दौरान तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन परीक्षा के दौरान भी मोबाइल में चूँकि एडिक्शन हो जाता है, एक नशा टाइप का हो जाता है, नहीं हुआ तो चुपचाप छिपा के रखिए, जहाँ माता पिता हो तो फिर देखने लगे। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? ये तो बड़ी विषम परिस्थिति है। सर, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसने डिजिटल एडिक्शन को मेंटल बीमारी घोषित किया है। बड़ी खतरनाक सिग्नल है आगे वाले भविष्य के लिए। और रांची में जो मेंटल इंस्टीट्यूट है, जहां पागलों का इलाज होता है, वो उन्होंने एक अपना डिपार्टमेंट अलग खोल दिया है, जहां पर डिजिटल एडिक्शन से पीड़ित लोगों का वो इलाज करते हैं। अब देखिए, इसको महामारी घोषित किया हुआ है। और ये महामारी में मैं बार बार कह रहा हूं कि जो छौंक लगाई, वो छौंक लगाई कोविड ने, क्योंकि तब बच्चों के पास इसके पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे। वो माँ बाप के ही मोबाइल से अपना 10, 5, 20 मिनट जो गेम खेल लिए सो खेल लिए, लेकिन अब पेरेंट्स को ऑफिस जाना है, अपने काम पर जाना है, उनको घर में ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो तमाम आर्थिक संकटों के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल लाकर दिया। अब बच्चों का दायित्व है कि उस मोबाइल से ज्यादा इंस्टाग्राम पे रील ना बनाएं, ज्यादा स्नैपचैट पे ना रहें, अपने पढ़ाई को फोकस करें। अच्छा, एक बंदा आप बता दीजिए हमको जो इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस होने के बाद दुनिया का सबसे सफल आदमी हो गया हो। कोई नहीं होगा। ये भोजन में बुकनू की तरीके से है, तो इसको बुकनू के जैसा खाइए। अगर केवल बुकनू आप खा लेंगे तो आपका मुंह भरभरा जाएगा। यह अचार है, तो अचार को अचार की ही तरह खाया जाता है। अब आजकल का युवा इससे दूर नहीं रह सकता, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है और उन युवाओं का भी एक नैतिक दायित्व है अपने समाज, अपने घर और स्वयं के प्रति, कि इसको उतना ही यूज करें जितना ये आवश्यक हो। मैं अपनी जब सेमिनार में जाता हूं स्कूल कॉलेजेस में, तो एक बात कहता हूं कि टाइम तय कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि भाई रात में हम खाना खाने के बाद 8 बजे से लेकर और 8:30 तक ऑनलाइन रहेंगे। जिसको जो भी चैटिंग डेटिंग करनी है सब उसी में कर लो। उसके बाद अपना फोन से साइलेंट रखिए और पढ़ाई में लगिए। एक चीज और है कि इसके जो नोटिफिकेशन है, टन टन की जो आवाज आती है, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। मैं भी जब कहीं बैठा होता हूँ, उनका फोन अगर टन टन कर रहा है तो मुझको दिक्कत होती है। मैं उनसे कहता हूं कि आप इसके नोटिफिकेशन बंद क्यों नहीं करते हो? बंद कर दीजिए। अगर किसी को बहुत आवश्यक होगा तो वो आपको कॉल कर लेगा, वो मैसेज नहीं करेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बड़ा चौराहे पे गिरा पड़ा हूं, आओ मैं उठाओ। कोई मैसेज नहीं करेगा, वो आपको कॉल करेगा अगर किसी के पास इतनी इमरजेंसी होगी तो। ठीक बात। एक बात जी और बताइए कि एक पेपर्स के पैटर्न्स बदल रहे हैं, परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है। अब देखिए, जब यूपी बोर्ड को मैं देखता हूँ तो वहाँ 3 पेपर जो होते थे वो 2 हो गया, एक हो गया।
एक ये प्रॉब्लम आ रही है। और इतने इतने क्वेश्चंस होते हैं कि छात्रों को समस्या हो जाती है। अगर वहीं दूसरी ओर हम ICSE और CBSE को देखते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है जैसे बढ़ता चला जा रहा है, प्रोजेक्ट भी है, फिर आपकी वर्किंग भी है, फिर इंस्पेक्शन भी है, उसके बाद भी। तो ये जो दो स्वरूप आए हैं, ये भी क्या एक नया रोल प्ले कर रहे हैं परीक्षा में दबाव का? डॉक्टर साहब, ये अभी और परिवर्तन आएगा जी आप भी शिक्षा जगत से ही जुड़े रहे हैं। जी जो NEP आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जी उसने तमाम प्रकार के चेंजेस हमारी शिक्षा व्यवस्था में किए हैं। वो शायद अवश्यम भावी भी थे। मैं जब पढ़ा करता था जी तो इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में जो रैंक आती थी हमारी, वो 80-82% पे हमारा यूपी बोर्ड का बंदा टॉप कर जाया करता था। और CBSE ICSE में वो 95, 97, 98 जाता थे। तो एक बड़ी डिस्पैरिटी थी वही दोनों के बीच। तो यूपी बोर्ड ने अपने को भी चेंज किया है। अब हमारे बच्चों का क्या दायित्व है कि वो अपडेट रहें, और अपडेट दो तरीके से हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि ये जो मोबाइल है ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा ज्यादा है, बुरा कम है। हमें उसके अच्छाई के पक्ष ज्यादा देखने हैं। अब आपको कोई भी सिलेबस चाहिए अपना, आप इसमें टाइप करिए, गूगल गुरु के आप चेले हैं, तुरंत सामने आ जाएगा क्या पैटर्न बदल रहा है। और इस बदलते हुए पैटर्न में आपको ज्यादा मार्किंग करने की संभावना भी है। इंटरनल एवल्यूएशन के भी नंबर हैं। वही अगर आपका व्यवहार, आपकी प्रेजेंट, आपका रिजल्ट स्कूल में ठीक है तो आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिलते हैं। उतने फिर आपका प्रोजेक्ट लगा हुआ है, मान लिया 20 नंबर का, तो जो भी काम आपको दिया गया, जो फाइल आपसे बनवाई गई, जो चार्ट बनवाया गया, जो मॉडल बनवाया गया, उसके आपको मार्किंग मिलती है। तो आपके ऊपर दबाव कम कराने की ये नीति है NEP में। एक थोड़ा सा विषय मैं और रखूंगा कि एग्जाम में आप टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। एक उदाहरण लेता हूं। मान लिया 3 घंटे का आपका पेपर है और 100 मार्क्स का पेपर है। प्राय बच्चों की दिक्कत आती है कि हमारे पेपर छूट गया, कि सर आता तो बहुत था लेकिन ये 10 नंबर का छूट गया। उनके लिए एक सुझाव है, जितने टाइम का पेपर है 180 मिनट और कितने नंबर का है 100 नंबर, तो अब आप देखिए 180 बटे 100 करिए तो आपके पास आया 1.8। ठीक, अब इसमें से 0.3 हटा दीजिए आप। क्यों? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कॉपी भी लेनी पड़ेगी, तो आप टीचर तक जाओगे, वहां लेके आओगे। एक आध बार हो सकता है आपको वॉशरूम जाना पड़े, पानी पीने जाना पड़े, टीचर 10 मिनट पहले चिल्लाने लगते हैं कॉपी टैग करो, कॉपी टैग करो, डिस्टर्बेंस के, डिस्ट्रैक्शन के। तो एक नंबर पर आपको समय मिला 1.5 मिनट, 1.5। अब जो 2 नंबर का सवाल है उसको आप 3 मिनट में करने का प्रयास करिए, और ये घड़ी के साथ आपकी सुई चले। अगर आपने कोई 1.5 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, 3 मिनट में करना था आपको, अब आपने उसमें 10 मिनट में, चूंकि आपको ठीक आता था, पूरी कथा लिख दी, तो उससे 2 चीजें होंगी। मैंने कहा ना, टीचर को बहुत कष्ट ना दीजिए जो आपका कॉपी इवेलुएट कर रहा है, उसको उस 2 नंबर के लिए आपका 3 पन्ने पढ़ने पड़े तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। और इसका दूसरा असर क्या होगा कि जो 5 नंबर वाले आखिरी के सवाल हैं वो निश्चित मानिए आपसे छूटने वाले हैं, क्योंकि आपने कायदे से अपने टाइम को मैनेज नहीं किया। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप ऊपर से ना करके पेपर पीछे से करना शुरू करिए। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होगा। वो प्रैक्टिस जो आप अपने घर में कर रहे हो, अपनी प्री बोर्ड में कर रहे हो, उसमें आप ये करके देख लीजिए। ये एग्जाम में सीधे ना कर आजमाइए कि पीछे से पेपर करना शुरू करें बड़े क्वेश्चन से। संजीव जी, आपसे एक केवल ये कि एक 5 टिप्स डिटेल में नहीं, आप विद्यार्थियों को दे दीजिए कि ये करें, ये ना करें, ये करें, ये ना करें, और उससे आपको सफलता का सबसे बड़ा मंत्र ये है। जिस दिन एग्जाम हो
उस दिन रात में कभी ओवरनाइट स्टडी ना करें, ओवरनाइट ना करें, 7 घंटे आराम से सोएं, चिल बिल्कुल। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो अपने उसी हिसाब से उठे, लेकिन 7 घंटे की नींद लेकर जाइए। अक्सर होता है कि हम जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, प्राय बच्चों के साथ होता है। ये बात सर भूल गए, सब भूल गए, कुछ नहीं भूले आप। वहां जाइए, टेक अ डीप ब्रीथ, आपको सब याद आ जाएगा, क्योंकि वो एक दिन की पढ़ाई नहीं है ना आपके साल भर की तपस्या है वो, और उस तपस्या का फल आपको मिलने ही मिलने वाला है। पेपर मिले कभी ना घबराइए। उस पेपर को पहले, आपको तो रीडिंग टाइम मिलता है आजकल, हम लोगों के समय नहीं मिला करता था, पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन आपको करने हैं उनको पेंसिल से कहीं पॉइंट लगा लीजिए, करिए नहीं, उनको पॉइंट लगा लीजिए। जो नहीं आते हैं उन पर दिमागे ना करिए। देखिए, एक बहुत मोटी सी बात मैं पूछता हूं, 100 नंबर का पेपर है, 95 नंबर का आपको आता था, 5 नंबर का आपका बगैर पढ़ा आ गया, नंबर क्यों 70 आए आपके? कभी इस पर एनालाइज करिए कि जो चीज आती है वो हमसे गलत ना हो। बहुत सही बात। जो नहीं आता वो छोड़ दीजिए। वो आपको नहीं आता है तो फिर ये मानिए किसी को नहीं आता है, क्लास में बैठे बच्चे को। ठीक बात। कभी भी बगल वाले से इंस्पायर ना होइए कि अरे यार वो तो उसकी तो बी कॉपी ले आया, यहाँ भी एक ही आधी लिख पाए, कभी नहीं। अपने सवाल को टू द पॉइंट लिखिए। बहुत सही बात, बिल्कुल टू द क्रिस्पी आंसर हो आपका, लेंदी आंसर, और टीचर को भटकाइए नहीं। बिल्कुल। और 2F फॉर्मूला याद रखिए। हाँ। फॉर्मूला एंड फिगर। अगर कोई डिफिनेशन आपसे पूछी गई है जिसमें फॉर्मूला हो सकता है, तुरंत दीजिए, जरूर लिखिए। उस फॉर्मूले को जरा स्केच पेन से बॉक्स में बंद कर दीजिए। कोई फिगर हो उसको बड़ी सुंदर तरीके से पेंसिल से कॉपी के राइट साइड बनाइए, लेफ्ट में उसका डिस्क्रिप्शन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी। आपने प्रधानमंत्री की जो परीक्षा पे चर्चा थी उसको और विस्तार रूप आपने दिया और उसको व्यवहारिक पक्ष प्रदान किया आपने और उसको ऊर्जा प्रदान की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र, हमारे युवा मोटिवेट हो। और ज़रूरत है, समय की मांग है, बहुत तेज़ी के साथ समय बदल रहा है, और इस बदलते परिवेश में अगर आप भी अपने को ढाल लेंगे तो निश्चित मानिए आप सफलता के शिखर पर होंगे। और यदि इस बदलते परिवेश में आप रोना रोते रहेंगे, अरे अब तो ये हो गया, पहले ये होता था, अब हम ऐसे कैसे करेंगे, तो निश्चित रूप से आप विफल रहेंगे। सफलता का मंत्र जो है वो यही है कि बदलते परिवेश में आप अपने को ढालिए। जैसा भी कह रहे थे चतुर्वेदी जी, कभी और चेंजेस आएंगे, उनके लिए तैयार रहिए और विचार मंथन देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।